नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच में एक और मेहमान हैं जो साहित्य जगत से संबंध रखती हैं। वो एक बहुत बड़ी राइटर हैं। लगातार 90 के दशक से वो अपनी लेखनी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में अक्सर अपने लेख देती रही हैं। 1993 में हंस जैसी बड़ी पत्रिका में उनकी पहली कहानी वो प्रकाशित हुई थी। तो आज हम सबसे पहले अपने चैनल में सपना सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए आपकी जो साहित्यिक यात्रा है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई? मतलब मैं याद करूं तो मुझे लगता है मेरे घर का माहौल ही था बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक। उस समय जितनी भी पत्रिकाएं आती थी वो सब घर में आती थी। पापा बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो वही हम सब चारों भाई बहनों में भी वही संस्कार आए। पढ़ते खूब थे, यहाँ तक कि वो उस समय इंद्रजाल कॉमिक्स आती थी वो पढ़ते थे, चंपक, नंदन, पराग, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे बड़ी पत्रिकाओं की तरफ ध्यान गया। जो सारिका उस समय की बहुत फेमस पत्रिका थी साहित्य की, और धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान लगभग हर घर में आता था, हमारे घर में भी आता था। तो जब मैं किशोर वय की थी तो धर्मियों का साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक किशोर कालम हुआ करता था जो सिर्फ किशोरों के लिए होता था। उसमें मैंने अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की, और बस्ती जैसे, उत्तर प्रदेश के बस्ती जैसे छोटे से जगह से मैं रचनाएं लिख के और लिफाफे में बंद करके भेजती थी और वो छप जाती थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक लगता था कि मतलब मेरे शब्द कहीं तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से लेखन जो है वो एक जो पहले शौक़ था वो फिर बाद में ज़रूरत बन गया। लगा कि जो है मैं अपनी बात लिखकर ही लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। आपको कब ऐसा लगा, जैसे आपने बताया कि हम भेजते थे पत्रिकाओं के लिए और लिख के, उस समय इतना डिजिटल जमाना नहीं था। हाँ। आदमी कागज मतलब हम भेजते थे और फिर हम लोग महीनों इंतज़ार करते थे कि तब तो किशोर कालम की रचनाओं के तो वो नहीं आते थे, मतलब कि आपका छपेगा या नहीं, ऐसा कोई स्वीकृत पत्र नहीं आता था। लेकिन जब छपते था तब पता चलता था, और वीकली होती थी वो पत्रिकाएं, तो अक्सर 15 दिन में एक रचना तो छप ही जाती थी। और उसका आजकल जो है वो साहित्यिक पत्रिकाएं लेखकों को वो नहीं देती हैं, मतलब पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन उस समय पत्रिकाओं में पैसे भी मिलते थे, और वो जो 100 रुपये, 150 रुपये मिलते थे वो आज से 30 साल पहले बड़े मायने रखते थे हम लोग के लिए, जो हम लोग केवल मतलब स्टूडेंट रहते थे, तो वो बहुत मायने रखते थे। तो ये सब चीज़ें उत्साह बढ़ाती थी, और लिखने के प्रति एक लगता था कि ये कुछ अलग सा काम है और हम कुछ विशेष हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो लेखन की तरफ रुझान बढ़ा। उस समय यानी पारिश्रमिक भी मिलता था जो अब बहुत कम मिलता है। अब ये बहुत शिकायत है लेखकों की कि खास तौर से साहित्यिक पत्रिकाएं बिल्कुल भी नहीं देती हैं। उनको ये लगता है कि हमने छाप दिया तो ये बहुत बड़ा एहसान किया लेखकों से। कुछ बड़े लेखकों को मिलता होगा, लेकिन जो संघर्षरत हैं, जो नए लेखक हैं, उनको पारिश्रमिक अभी नहीं मिलता। यानी जो वर्तमान का परिदृश्य है, हाँ। इस समय पारिश्रमिक बिल्कुल भी नहीं मिलता। उस समय पारिश्रमिक मिलता था हर जिससे लोगों को और एक इंटरेस्ट होता था कि अगर हम इस तरफ अपना पूरा समय देंगे तो उसका कहीं ना कहीं पारिश्रमिक मिलेगा, जिससे उनके परिवार का भी भरण पोषण होगा। लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, कोई अगर नया युवा राइटर बनना चाहता है या साहित्य की ओर रुझान है, हिंदी का राइटर, तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग, हाँ बहुत चैलेंज है उसके लिए। आपको कब ऐसा लगा कि साहित्य ही मेरा जीवन है और इसको मैं अपने कैरियर के रूप में इसको चुनूंगी? कोई ऐसी कहानी? दरअसल ये था कि मैं बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़कर या बहुत श्रम नहीं करती थी पढ़ाई में कि मैं कुछ हो जाती, मतलब कुछ ठीक ठाक नौकरी पा जाती। और क्योंकि जो है थोड़ी सी अंतर्मुखी थी और पढ़ती बहुत ज़्यादा थी, तो पढ़ने से एक आपको सोचने का भी एक, जितना ज़्यादा आदमी पढ़ता है उतना ही ज़्यादा वो सोचता भी है। तो कहीं जैसे जो घटता था मेरे आसपास, तो उसको व्यक्त करने के लिए मैंने तो लगा मुझे कि लिख के मैं व्यक्त कर रही हूँ, और वो मतलब वो कुछ ठीक ठाक लिखा जा रहा है।
ऐसा महसूस हुआ जब वो छपने लगा। जब आपको मतलब कहीं से कोई आपको मतलब वो मिलता है कि मान्यता मिल जाती है, वो भी अगर बड़ी पत्रिकाओं से, तो अपने अंदर लेखक के अंदर एक आत्मविश्वास तो आता ही है कि हम मतलब मेरा लिखा हुआ जो है वो कुछ उसका मूल्य है। लेकिन जो सामाजिक जीवन में घटनाएं होती थी, जी। उन्हीं घटनाओं को ज़्यादातर। आप बारीकी से देखकर और उसको अपने लेखनी के माध्यम से ये- एक्सप्रेस करती थी। ये एक है कि लेखक जो है वो कहते हैं कि मूलतः वो मतलब अगर आप लेखक हैं तो अगर आपके पास बहुत सुविधाएं भी हैं, अगर आप इसी कमरे में रह रहे हैं, बहुत गुदगुदा बिस्तर भी है आपके पास, उसके बावजूद आप बेचैन रहेंगे। लेखक एक बेचैन आत्मा होती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती और ना तो वो मतलब सुकून में रहे। जो सुकून में रहेगा वो लिखेगा। मतलब ये मेरा खुद का एक वो है कि ऐसा मुझे लगता है कि अगर जो सुकून में रहता है वो लिख नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होते हैं कुछ चीज़ें देख के, तभी आप जो है आपकी लेखनी जो है वो उठती है और कुछ नहीं। लेखनी यानी एक बहुत उस तरह का विषय है। आपने कहा कि जब तक हमेशा एक लेखक है जो वास्तव में लेखक है, वो हमेशा बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है और वो कुछ ना कुछ समाज की चीज़ें उसको व्यथित करती हैं, अंदर से वो डिस्टर्ब होगा, तभी तो वो लिखेगा। अगर वो सुख से है तो फिर लिखेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि समाज में जो त्रुटियां हैं या समाज में कहीं ना कहीं असंतोष जिन चीज़ों को भी या कोई विडम्बना है तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रकट अपने लेखनी के माध्यम से करता है। सपना जी, आप ये बताइए कि आपने हमें जो जानकारी है कि 2 दर्जन रचनाएं आपने लिखी हैं। हाँ, 2 हैं। एक तो ये रखा हुआ है जी उम्रजीत, ये तपते जेठ में गुलमोहर जैसा, ये उपन्यास है। एक और ये मेरा बहुत पहला उपन्यास है, ये मन्ना भय 10-20। जी। ये 2 उपन्यास हैं और बाकी ये कहानी संग्रह है मेरे। ये वो 2 उपन्यास आपने लिखे हैं और कहानी संग्रह कहानी संग्रह अब तक मेरे 3 आ चुके हैं, 3 प्रकाशित हुए हैं। एक तो अभी 8 मार्च को ही उसका लोकार्पण ऑनलाइन हुआ था, जी महिला दिवस के दिन। और बाकी ये जो है विश्व पुस्तक मेले में ये दोनों बनते बिगड़ते तिलिस्म और उम्र जितना लंबा प्यार, ये जो है ये विश्व पुस्तक मेले में इसका लोकार्पण हुआ था। तो अभी तक की यही जर्नी है और 2 उपन्यास मेरे प्रकाशनाधीन हैं, अभी वो शायद 1-2 महीने के अंदर आ जाए। विश्व पुस्तक मेले में आपके उपन्यास भी शामिल हुए हैं और कहानियाँ भी शामिल हुई हैं। तो कितनी बार ऐसा अवसर मिला है आपको कि अब 3 तो दिख रहे हैं मेरे, जो जिसमें से 2 का लोकार्पण वहीं पे हुआ है और एक ये अभी 2020 में जो है ये मैंने वर्जित संबंधों की कहानियां संपादित की थी, दे धरे को दंड। तो ये विश्व पुस्तक मेले में ये भी लोकार्पण हुआ था और काफ़ी चर्चित ये किताब हुई थी। इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि बिल्कुल अलग से विषय पे ये संपादन हुआ था। इसके पहले किसी ने ये हिम्मत नहीं की थी कि ऐसे विषय पे संपादन करें। ऐसा उपन्यास में कोई लेख या ऐसी कोई कहानी जिसको पाठकों ने खूब पढ़ा हो, खूब सराहा और आपको लगा हो कि हाँ मैं अब। मेरी पहली ही कहानी जब हंस में छपी थी और उस पर बहुत सारे पत्र आए थे। बहुत पहले तो लोग पत्रों के माध्यम से ही, फ़ोन के भी इतना ज़माना नहीं होता था, वो वाला सेट वाला फ़ोन होता था, वो भी किसी के घर में होता था, मेरे घर में नहीं था उस समय। तो पत्र ही आते थे और पत्र से ही पता चलता था कि लोगों को कहानी बहुत पसंद आई। और फिर क्या होता था कि दूसरे अंकों में, पत्रिका के दूसरे अंक में काफ़ी आलोचना भी आई थी उस कहानी की। ये कहानी जो थी वो था उम्र जितना लंबा प्यार, यही पहली कहानी थी मेरी, जिस नाम से ये संग्रह आया है। तो उस कहानी के बाद ही जब काफ़ी बड़े बड़े लेखकों ने भी बड़ी प्रशंसा की थी उस कहानी की, और वो कहानी एक तरह से मेरे लिए एक अवसर तो मतलब मेरे को स्थापित तो किया उसने, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ख़राब सा भी उसका ये रहा कि उसके बाद मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी सब मैंने राजेंद्र यादव जी को, हंस के संपादक जी को भेजा और वो हर कहानी वापस लौटा देते थे, क्योंकि वो हर कहानी को उस पहली कहानी के मापदंड पे ही कसते थे और उनको वो कहानी नहीं लगती थी उस लायक कि वो
उस स्तर की कहानी है। यानी वर्तमान का जो परिदृश्य है, हमने देखा है कि जितने बड़े लेखक हो, चाहे युवा पीढ़ी के कई लेखक तैयार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं। जो ट्रेंड चल चुका है, जैसे पहले के जो लेखक थे उनको पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन आज का जो लेखक है भले वो कितना अच्छा लिखता हो, लेकिन उसके बदले में उसको पारिश्रमिक नहीं मिलता, जिससे वो समाज में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और जो डिजिटल युग आ चुका है, यानी किताबें विलुप्त होती जा रही हैं, न्यूज़पेपर विलुप्त होते जा रहे हैं, आजकल लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा तक ही सीमित रह गए। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या लेखक अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे? नई पीढ़ी कैसे सर्वाइव? आप लोगों ने तो कर लिया। नहीं, नई पीढ़ी के पास तो मुझे लगता है कि एक तरह से सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम इसको गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक तो संपादक नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें कूड़ा भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहीं से उभरे और लिखते लिखते उन्होंने काफ़ी कुछ बहुत अच्छा भी लिखा है। बहुत से लोगों ने जो है वो ब्लॉग से शुरू किया लेखन। कुछ मेरी मित्र भी हैं जिन्होंने ब्लॉग से शुरू किया और आज बहुत प्रतिष्ठित राइटर हैं, जानी मानी राइटर हैं वो लोग, उनका लिखा लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। और कुछ हिंदी में भी कुछ बहुत टेक्निकल लोग भी आ रहे हैं जो बिल्कुल नए लोगों को, मतलब जो युवा है वो उससे रिलेट कर पा रहा है, ऐसी कहानियाँ लेके भी आ रहे हैं लोग। तो ये मतलब सोशल मीडिया किसी भी तरह से उसको हम खराब नहीं कह सकते हैं, वो आज के युवा के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और वो मतलब अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है वहाँ। यानी आज का युवा है जो वो अपने आप को, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आज ये समय है, ये ट्रेंड है और काफ़ी लोग अच्छा कर भी रहे हैं, इसी में से निकल रहे हैं। जैसे पहले संपादक के पास हजारों की संख्या में जाता था, रचनाएं जाती थी, तो वो उनमें से चुनते थे। अब ऐसे ही सोशल मीडिया पे है, पूरा खुला प्लेटफॉर्म है आपका, ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी रुचि है कि आप उसमें से क्या चुनते हैं, क्या बीनते हैं और क्या उसको आत्मसात करते हैं। आप चूँकि एक स्त्री और आपके हमने लेखन में देखा है कि स्त्री के जो पात्र होते हैं तो उन पात्रों को आपने काफ़ी फोकस किया है और काफ़ी बारीकी से देखा है। आपकी कई कहानियों में स्त्री पात्र को काफ़ी महत्व दिया गया है, तो ऐसा क्यों? अब ये तो यही है कि मैं खुद भी स्त्री हूँ और स्त्री जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है और मुझे ख़ास तौर से मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी कहानियों की या मेरी रचनाओं की स्त्रियाँ जो हैं उनकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हैं, मतलब वो शायद बहुत ख़राब परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन वो जुझारू स्त्रियाँ हैं, वो जूझ के अपनी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का जतन करती हैं। और मुझे बहुत मतलब स्त्री जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती जो रोटी धोती या सेक्रीफाइस करती हुई स्त्री मुझे नहीं पसंद आती है, तो इस तरह की स्त्री के बारे में मैं लिखती भी नहीं हूँ। और जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो आप घर में, मतलब एक तरह से ये भी है कि घर एक जैसे परिवार होता है, स्त्री की वहाँ ज़रूरत होती है और एक माँ के रूप में भी स्त्री जो है वो बहुत कुछ करती है घर में। तो इस तरह की मेरे जितने भी पात्र हैं कहानी में, उसमें हर तरह की हैं स्त्रियाँ, तो शायद माँ भी हैं, पत्नी है, प्रेमिका हैं, बहन हैं, इस तरह की हैं और उनके अपने जीवन के जो भी परिस्थितियाँ हैं उनसे उनको मतलब गिव अप करते नहीं दिखाया है कोई भी परिस्थिति। आजकल के साहित्य में हमने देखा है कि विमर्श को लेकर काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं, आपका क्या व्यू है? साहित्य में विमर्श के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई तरह के विमर्श हैं, जैसे साहित्य में चलते रहते हैं समय समय पे, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और भी बहुत तरह के चलते हैं। तो अब मेरा, क्योंकि मैं स्वयं स्त्री हूँ तो स्त्री के सरोकारों को लेकर लिखती हूँ और मेरा जो अपना है स्त्री विमर्श
को लेकर जो मेरा अपना ख्याल है वो है कि मैं सबसे पहले तो अपने घर की स्त्रियों को देखूं। जैसे जब कोई घटना घटती है, अखबार में आता है कि बहू जला दी गई या किसी औरत के साथ घर में कोई मतलब पति प्रताड़ित कर रहा है या कुछ भी इस तरह की घटनाएं अगर, तो मेरा सबसे पहला यही सवाल होता है कि उस घर की बाकी औरतें कर क्या रही थी उस समय। क्योंकि कोई भी घर जो होता है वो केवल एक आदमी से तो बनता नहीं है, उसमें बहुत सी औरतें भी होती हैं। वो चाहे सास के रूप में हों, ननद के रूप में हों, जेठानी के रूप में हों। तो अगर किसी बहू पे कोई अत्याचार हो रहा है तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि उस घर में जो बाकी औरतें थी वो उस समय क्या कर रही थी, वो क्यों नहीं स्त्री पक्ष में खड़ी है। अगर घर की औरतें नहीं चाहें तो किसी भी स्त्री के साथ जो है कुछ भी बुरा किसी घर के अंदर नहीं हो सकता। ऐसा मेरा अपना खुद का मानना है कि हर स्त्री को स्त्री के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम वर्तमान लेखनी के बारे में बात करें, साहित्य की बात करें, अगर हिंदी लेखन की बात करें तो स्त्रियों को काफ़ी जूझना पड़ रहा है। पता नहीं, शायद एक समय था जब जूझना पड़ रहा है। ये समय तो स्त्री लेखन का एक तरह से स्वर्णकाल कहेंगे, क्योंकि बहुत मात्रा में स्त्रियां लिख रही हैं, हर तरह का लेखन है। बिल्कुल युवा स्त्रियां लिख रही हैं जो आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि IT सेक्टर तक की लड़कियां भी जो है वो हिंदी में लेखन कर रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। बिल्कुल अलग अलग कथानक आ रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों से मतलब निकल के लोग बिल्कुल जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले था कि गांव के बारे में लिखते थे लोग, घर के बारे में लिखते थे। अब जैसे दुनिया बदल रही है, जितनी विस्तृत हो रही है, उसी तरह से जो है वो लेखन में भी बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट आ रहा है। तो वो बहुत अच्छा, एक तरह का बहुत ही सराहनीय ये पहल है लोगों की। लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको, और अलग कहानियाँ जी, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अगर वर्तमान की बात करूं, जो साहित्य की नई पौध तैयार हो रही है या हिंदी लेखन में नए जो बच्चे आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं जो हिंदी लेखन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? क्योंकि आप एक बड़ी लेखिका हैं और काफ़ी समय से लेखन का काम कर रही हैं, तो एक अनुभव आप शेयर लेकिन ये है कि लंबे समय से लिख रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग लिखना चाहते हैं उनको पहले तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि आप पढ़िए बहुत। कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, एक कहावत है, अगर एकदम शुद्ध अपने बगैर ठंडी में बोलें या जो भी, तो झौवा भर पढ़ो तो छटाक भर लिखो। तो आप मतलब उनसे पहली सलाह ये है कि आप खुद पढ़िए, आप क्लासिक्स पढ़िए, अपने वरिष्ठों को पढ़िए और अपने समकालीनों को तो ज़रूर पढ़िए, जिससे आपको पता चले कि वर्तमान में क्या लिखा जा रहा है। और वरिष्ठों को पढ़ना, क्लासिक्स को पढ़ना, ये कि हमको अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए कि क्या लिखा जा चुका है, कैसे लिखा जा चुका है, उसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं। तो और आजकल लोग आ भी रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरी तैयारी से हिंदी लेखन में भी आ रहे हैं। और कुछ तो एक तो ये समय ऐसा है कि प्रचार आप जितना ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी किताबें जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। तो आजकल का युवा सब कुछ जानता है, उसके पास जो है वो पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उन्हें लोगों के साथ रिलेट करना भी आता है। तो मुझे तो लगता है कि अच्छा है, भविष्य जो है वो अगर जो आना चाहते हैं हिंदी लेखन में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी बात हिंदी की बड़ी लेखिका सपना सिंह जी से हुई। उन्होंने कई बिंदुओं पर हमसे बात की। उनके 2 उपन्यास और 3 कहानियाँ जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं, वो लगातार 1993 से पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो रही हैं और लगातार छप भी रही हैं। अभी 2 पुस्तकें आनी भी हैं। उन्होंने अपने लेखनी में, अपनी रचनाओं में सबसे ज़्यादा स्त्री पात्र को महत्व दिया है, क्योंकि वो खुद भी स्त्री हैं, उनका जो कहना है। और जो हिंदी साहित्य लेखन के नई
पौध तैयार हो रही है या नए लेखक या लेखिका तैयार हो रही हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक सुझाव दिया है कि झौगा भर पढ़ें और थोड़ा सा लिखें। यानी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप क्लासिक्स पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। तो उनका ये भी सुझाव है कि जो नए लड़के आ रहे हैं, जो इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनके सामने कोई कठिन काम है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि जब इन लोगों ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, उस समय अपने आप को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही साधन था, वो था समाचार पत्र, पत्रिका या फिर किताबें, बस यही माध्यम था। लेकिन वर्तमान में कई माध्यम हैं, भेज के फिर लंबा इंतजार करना पड़ता था। उस समय इनको भेजना पड़ता था लिखकर, एक उसमें कागज़ में लिखकर संपादकों के पास भेजना पड़ता था, महीनों लग जाते थे और उसमें भी कोई सियोरिटी नहीं होती थी कि उनकी रचनाएं प्रकाशित ही होंगी, छपेगी ही। तो हम इनसे लगातार समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। इनकी जब पुस्तकें फिर से प्रकाशित होंगी तो फिर से एक बार हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।